जैसा कि आप जानते हैं हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, वनस्पति जगत, जिसमें सिर्फ दो चीजें रह गई हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पिछले लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म की बात करी थी, ऑलमोस्ट हो गया था, थोड़ा बहुत रह गया है वो समझाना है, हालांकि मेन चीज अभी रह रही है जिम्नोस्पर्म में। तो बेटा जी आज समाप्त करेंगे जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी, और इसी के साथ आज लेक्चर खत्म करेंगे हमारा, या हम बोलेंगे अध्याय समाप्त करेंगे कौन सा, हमारा वनस्पति जगत। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी दोनों पढ़ेंगे आज। और उसके बाद लास्ट में आएगा क्विज। जो बच्चे पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे वही क्विज अटेंड कर पाएंगे, मतलब वही क्विज दे पाएंगे, उसके सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टेज के। हमने बात करी है आज आखिरी बार, और देख लो मैंने कहा बार बार दिखाऊंगा इस चैप्टर में आपको ये क्या, हमारे वनस्पति। ठीक है जी, हमने वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था कुछ इस तरीके से। हमने क्रिप्टोगेमस पढ़े थे, बीज रहित पादप, थैलोफाइट शैवाल पढ़ी थी, ब्रायोफाइट पादपों के आपके हम बोल सकते हैं उभयचर पढ़े थे, टेरिडोफाइट पादप जगत के सरीसर्प पढ़े थे, ये 3 पढ़े थे। फिर हमारा फिनेरोगेमस चल रहे थे, यानी बीज युक्त पादप, जिसमें हमारा जिम्नोस्पर्म की कई सारी बातें करी थी। एंजियोस्पर्म अब आज पढ़ना है, पहले जिम्नोस्पर्म खत्म करते हैं फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जिम्नोस्पर्म हमने पढ़े थे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के बारे में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो। जैसे मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं फटाफट बिंदु। जिम्नोस्पर्म शब्द जो था वो किसने दिया था, याद करिएगा, थियोफ्रेस्टस ने, आपको याद आ रहा होगा। जिम्नोस्पर्म का जो मुख्य पादप शरीर है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि चीज याद आ जाए। मुख्य पादप शरीर जो था वो कौन था, बीजाणुद्भिद था। ठीक है, इस बीजाणुद्भिद में तीनों संरचनाएं हैं। कौन है भैया, तना भी है, मूल भी है और पर्ण भी है। ठीक है, सबसे पहले हमने तने की बात करी थी। तना जो होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में ज्यादातर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था ज्यादातर कैसे थे, बड़े थे। सबसे बड़ा कौन सा था, सिकोआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया था तने जो हो सकते हैं वो शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं। शाखित किस में थे, पाइनस में, अशाखित किस में थे, साइकस में। याद करिए, ये भी बताया था, है ना। तो ये हमने सिंपल सी बात करी थी, किसमें, तने में। सिंपल सा बताया था ना। तना जो होता है वो झाड़ियों के रूप में भी हो सकता है, वो मध्यम लंबाई का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कैसे थे तने आपके, लंबे थे, बड़े थे। फिर मैंने आपको बताया सबसे बड़ा कौन सा था, सिकोआ था। फिर मैंने आपको बताया तने जो है वो शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं। शाखित किसमें, याद रखना किसमें, पाइनस में, यानी ताड़ में, जिनको पाइन्स भी बोलते हैं। और आपके जो साइकस जो था उसमें कैसे थे, अशाखित थे। ये हमने तने की बात करी थी। फिर बेटा जी मैंने आपको मूल की बात बताई थी। मूल जो होती है इनमें कैसी थी, अपस्थानिक थी कि मूसला थी। याद करिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था अपस्थानिक किसमें थी, टेरिडोफाइट में। यहां पर कैसी थी, मूसला मूल थी। मूसला मूल का मतलब क्या था, बीज में एक संरचना होती है भ्रूण के अंदर जिसका नाम होता है मूलांकुर, जो बनाती है क्या, प्राथमिक मूल। वो प्राथमिक मूल निकलती है, फिर उससे द्वितीय मूल निकलती है, फिर तृतीय निकलती है, ऐसे निकलती रहती है, शाखित संरचना बनती है मूल की, उसको हमने बोला था मूसला मूल, टैप रूट। तो यहाँ पर जो मूल जो थी वो कौन सी थी, मूसला थी। कैसी थी बेटा, मूसला मूल थी। याद रखिएगा किसमें, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर मूल के 2 उदाहरण कुछ इस तरीके से दिए थे। मैंने एक बोला था कवक मूल और एक बोला था प्रवाल मूल। याद आ रही है, कवक मूल क्या बोला था, कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे थे जिनकी मूल के साथ एक सहजीवी संबंध बना रही थी। कौन, कवक। उस सहजीवी संबंध को हमने बोला था कवक मूल या माइकोराइजा, जिसमें कवक जो होती है क्या लेकर आती है, जल और खनिज लेकर आती है, और बदले में पादप उसको क्या दे रहा है, पोषण दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है। ऐसा सहजीवी संबंध हमने क्या बोला था, माइकोराइजा, कवक मूल, बात करी थी। फिर मैंने आपको बताया था प्रवाल मूल। प्रवाल मूल क्या थी, कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म जैसे हमने बात करी थी, कौन, साइकस। याद आ रहा है, जिसकी मूल में गांठ बनाकर कौन रहने लग गए थे, नील हरित शैवाल जैसे एनाबीना। याद आ रहा है, जो क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। याद आ रहा है, नाइट्रोजन को, वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल रहे थे। ये प्रक्रिया क्या कहला रही थी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऐसी मूल जिसके अंदर ये नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया मिल रहे थे, ऐसी मूल को हमने बोला था प्रवाल मूल।
ये हमने बात करी थी किसमें, मूल में। बताए यहां तक की बात समझ में आ गई थी। फिर हमने बात करी थी किसकी, पर्ण की। हमने बोला पर्ण जो होती है इनमें सुई की तरह होती है, लंबी होती है, नुकीली होती है। याद आ रहा है। ज्यादातर ये पादप कैसे होते हैं, मरुदभिद होते हैं। ये बात करी थी हमने। मरुदभिद का मतलब जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर रहते हैं ये। ठीक है। अब पानी की कमी होगी और वाष्पोत्सर्जन करना भी जरूरी है, तो हमें वाष्पोत्सर्जन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कैसे कम करना पड़ेगा, हमने पर्णों को छोटा कर दिया, नुकीला कर दिया और उनके ऊपर एक मोम का आवरण चढ़ा दिया था जिसका नाम था क्यूटिकल, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की दर हो गई थी कम। लेकिन वाष्पोत्सर्जन थोड़ा बहुत तो कराना है, तो कुछ दूसरे रंध्र थे जिनका नाम था गर्ती का रंध्र, जो वाष्पोत्सर्जन तो कराएंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में कराएंगे। ये हमने बात करी थी किसमें, पर्ण में, मूल में, तने में। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है। अब सर जिम्नोस्पर्म में रह क्या गया बेटा जी, अब जिम्नोस्पर्म में थोड़ी सी चीजें रह गई है। हमें जिम्नोस्पर्म के लैंगिक जनन के बारे में बात करनी है। ठीक है। आइएगा बेटा जी, यहाँ पर कितने बिंदु हो गए भैया, ये हमारे 2 बिंदु, मात्र 2 ही थे। उस 2 बिंदु के अंतर्गत ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब आते हैं तीसरा बिंदु, ध्यान से सुनना बेटा जी। अब हम देखने वाले हैं इनका जीवन चक्र बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। जीवन चक्र जैसे हमने ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में देखा था, ऐसे जिम्नोस्पर्म में देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक उदाहरण जीवन चक्र का, एक उदाहरण दे रहा हूं। कौन, पाइनस। ठीक है। देखिएगा पाइनस में क्या मिल रहा है। ये है पाइनस का पेड़, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है सर। सर जी ये शाखित संरचना दिखाई दे रही है, जड़ों की मूसला मूल है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब याद रखना है आपने, पाइनस का जो पेड़ जो होता है ना वो द्विलिंगी होता है। भूल मत जाना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब दोनों लैंगिक अंग मिलेंगे। ठीक है। अब देखिएगा बेटा जी, यहां पर इस पेड़ में पर्ण जो है, ये पर्ण, ये पर्ण, क्या ये नुकीली दिख रही है? नहीं, नुकीली तो इस तरीके से होंगी ना, इस तरीके से नुकीली। वो जो नुकीली पर्ण जो थी ना, ये वाली जो सुई के समान थी, वो कौन थी बेटा? कायिक पर्ण थी। कायिक। आपको याद आ रहा है जब हमने टेरिडोफाइट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की पर्ण मिलती है, कायिक पर्ण होती है और एक बीजाणु पर्ण होती है। जो प्रकाश संश्लेषण करेगी वो कायिक पर्ण। याद करिए, मैंने तीनों में बताया था आपको, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तीनों में कायिक पर्ण मिलती है जो प्रकाश संश्लेषण करती है। टेरिडोफाइट में जो बीजाणु पर्ण थी वो दोनों का कार्य कर रही थी। बीजाणु पर्ण जो है वो जनन से भी संबंधित थी और प्रकाश संश्लेषण भी कर रही थी, याद आ रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पर्ण होगी, कायिक पर्ण तो प्रकाश संश्लेषण करेगी, और जो बीजाणु पर्ण होगी ना, बीजाणु पर्ण होगी, वो सिर्फ और सिर्फ जनन से संबंधित होगी। सिर्फ किससे संबंधित होगी? जनन से। जबकि टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण जनन भी कर सकती थी, जनन से भी संबंधित थी और प्रकाश संश्लेषण से भी संबंधित थी। यहां पर प्रकाश संश्लेषण सिर्फ कायिक पर्ण करेगी। ये कायिक पर्ण है, मान लेते हैं ये वाली कायिक पर्ण है जो सुई के समान होगी, सुई के समान। ठीक है। हम कायिक पर्ण की बात ही नहीं कर रहे हैं। किसकी? कायिक पर्ण हमने पढ़ लिया, कैसी होगी? सुई के समान होगी। ठीक है। हम तो यहाँ पर जीवन चक्र देख रहे हैं, यानी हमें तो जनन कराना है, तभी तो अगली पीढ़ी आएगी ना। तो हम यहाँ पर जनन से संबंधित पर्ण देखेंगे, यानी किसकी बात करेंगे? बीजाणु पर्ण की। ये है बीजाणु पर्ण। ये कौन है? बीजाणु पर्ण। और ये भी है बीजाणु पर्ण। 2 प्रकार की बीजाणु पर्ण है। ठीक है। एक को मैं बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एक को मैंने बोला लघु बीजाणु पर्ण और एक को मैंने बोला गुरु बीजाणु पर्ण। आप मुझे बताएं, ये पर्ण पर कौन से लैंगिक अंग मिलेंगे?
सोचो, ये पर्ण कौन से लैंगिक अंगों से संबंधित होगी और ये वाली पर्ण कौन से लैंगिक अंगों से संबंधित होगी? याद करिए, टेरिडोफाइट में भी आप लोगों ने पढ़ा था, याद करिए। लघु बीजाणु पर्ण किससे संबंधित? नर से। और गुरु बीजाणु पर्ण किससे संबंधित? मादा से। याद आ रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम याद करिए जैसा आपने वहां पर पढ़ा था। याद करिए, कहां पर? टेरिडोफाइट में। ऐसी चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? याद करिए, भूले तो नहीं है ना? चल, अब इस लघु बीजाणु पर्ण पर ध्यान से देखिएगा, एक संरचना मिल रही है। क्या बोला हमने? इस लघु बीजाणु पर्ण पर एक संरचना मिल रही है। आप खुद सोचिए इस संरचना का नाम क्या होगा? दिमाग लगाएं, क्या होगी ये कौन के रूप में मिलती? कौन के रूप में मिल सकती है बीजाणु पर्ण? ये जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, ये क्या है? ये बीजाणु पर्ण है। यस, ये कौन के रूप में जो मिल रही है, कौन है ये? बीजाणु पर्ण। ठीक है, अभी हम कौन की बात नहीं कर रहे, हमने सिंपल बोला ये लघु बीजाणु पर्ण है। ठीक है, और इसमें ये कौन होगी? खुद जरा दिमाग लगाइए, कौन सी संरचना आएगी? सर, इस संरचना का नाम होएगा लघु बीजाणु धानी। मैंने कहा वेरी गुड, लघु बीजाणु धानी, बहुत ही अच्छे। आप बोलेंगे सर ऐसी चीज तो हमने टेरिडोफाइट में भी देखी थी। मैंने कहा यस बिल्कुल। अब गुरु बीजाणु पर्ण पर क्या आएगा? आप सीधा बोलेंगे सर गुरु बीजाणु धानी होगी कि नहीं होगी? होगी ना? याद है ना पुराने लेक्चर, भूले तो नहीं है? लेकिन यहां पर जो मैं गुरु बीजाणु धानी दिखाने वाला हूं उसकी संरचना थोड़ी सी अलग दिखाऊंगा। देखिए, कुछ इस तरीके से मिलती है। ये है गुरु बीजाणु धानी। ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ये जो हरी हरी सी पूरी संरचना मैंने दिखाई है, ये है गुरु बीजाणु धानी। ठीक है जी, ये है गुरु बीजाणु धानी और वो थी लघु बीजाणु धानी। अब आप मुझे बताएं, एक पेड़ जिस पर दो लैंगिक अंग हैं, लघु बीजाणु धानी किससे संबंधित? नर से। गुरु बीजाणु धानी किससे संबंधित? मादा से। दोनों एक ही पेड़ पर मिल रहे हैं तो ऐसा पेड़ क्या कहलाएगा? द्विलिंगी। तो प्रभु भूल मत जाना, ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, कतई मत भूल जाना। कौन सा जिम्नोस्पर्म द्विलिंगी होता है? भूलना मत। पाइनस द्विलिंगी होता है। ये प्रश्न कई दफा नीट में पूछा गया है, याद रखिएगा। पाइनस कैसा होता है बेटा? पाइनस होता है द्विलिंगी, याद रखिएगा, जिस पर दोनों लैंगिक अंग होते हैं। एक ही पेड़ पर दोनों लैंगिक अंग है। कौन सा? नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग। ठीक है, चलें आगे। कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलें। लघु बीजाणु धानी किससे संबंधित? नर से। और गुरु बीजाणु धानी किससे संबंधित? मादा से। ठीक है सर, ये समझ में आ गया यहां तक की बात। फिर से रिवाइज करूं, फिर से बताऊं, फिर से देखिए, हम जीवन चक्र देखने वाले हैं। हमने जो उदाहरण यहां पर लिया है वो लिया है पाइनस का। ठीक है, पाइनस जो होते हैं या पाइन्स जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा? द्विलिंगी होते हैं, यानी एक ही पादप शरीर पर दोनों लैंगिक होते हैं। अब लैंगिक अंग किस पर मिलेंगे? हम जानते हैं बीजाणु पर्ण पर मिलते हैं। एक बीजाणु पर्ण को हमने बोला लघु बीजाणु पर्ण और एक को हमने बोला गुरु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण किससे संबंधित? नर से संबंधित। क्यों? क्योंकि इस पे नर लैंगिक अंग मिलेगा, लघु बीजाणु धानी। और गुरु बीजाणु पर्ण जो है वो मादा से संबंधित है, इस पर मिल रही है गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, चले अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो गुरु बीजाणु धानी जो यहां पर होती है, प्रभु ध्यान से सुनना। अब इसके बाद एक एक लाइन जो मैं बोलने वाला हूं इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद पूरे लेक्चर में। ठीक है,
ये जो गुरु बीजाणु धानी होती है इसका दूसरा नाम होता है, याद रखना, बीजांड। कतई जिंदगी में मत भूल जाइएगा, गुरु बीजाणु धानी जो है ना, इसका नाम क्या है? बीजांड है, बीजांड। तो आपसे कोई पूछे बीजांड क्या होता है? गुरु बीजाणु धानी जो होती है इसको हम बोलते हैं बीजांड। बीजांड याद रखना। क्या ऐसी संरचना टेरिडोफाइट में थी क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। चले आगे। अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु धानी के बारे में। आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या? लघु बीजाणु धानी के बारे में। पहले लघु बीजाणु धानी, फिर गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, देखिए ये है लघु बीजाणु धानी। यहां पर बना देता हूं वापस से। ये मान लो पर्ण है, ठीक है, और इस पर्ण पर ये हमारी कौन है? लघु बीजाणु धानी है। ठीक है जी, ऐसे ही रंग से बनाई है मैंने ताकि ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। देखिए अब इस लघु बीजाणु धानी में, ये है लघु बीजाणु धानी, यहां पर भी मैंने दिखाई ये लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर कोशिकाएं मिल रही हैं। अरे चलो यहां बना देता हूं, कोशिकाएं मिल रही हैं। क्या बोला हमने? लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या मिल रही हैं? सर कोशिकाएं मिल रही हैं। मैंने कहा ठीक है जी, ये कोशिकाएं मिल रही हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं का नाम है, ध्यान से सुनना, जो लघु बीजाणु धानी के अंदर मिल रही है, इनका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आपने बोला ठीक है सर, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है सर, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक है, किसके अंदर है? सर लघु बीजाणु धानी के अंदर है। ठीक है सर, ये चीज तो हमने पहले भी देखी थी, टेरिडोफाइट में भी देखा था। मैंने कहा लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ये द्विगुणित होती है और इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे क्या बनेंगी? लघु बीजाणु बनते हैं। सर जी ऐसा हमने वहां पर भी देखा था, वहां पर भी देखा था टेरिडोफाइट में। कुछ टेरिडोफाइट याद करिए एकल लिंगी थे, याद आ रहा है? कुछ टेरिडोफाइट विषम बीजाणुता दिखाते थे, याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? ठीक है, उसी तरीके से यहां पर हमने देखा क्या विषम बीजाणुता मिल रही है? यस बिल्कुल मिल रही है। कहीं ना कहीं लघु बीजाणु बनेंगे और गुरु बीजाणु भी बनेंगे। यस सर, लघु बीजाणु बन गया। ठीक है सर, अब ये लघु बीजाणु देखिए इसके अंदर है, यहां पर अंदर है ये लघु बीजाणु, ये है लघु बीजाणु जो कैसा होएगा? अगुणित होएगा। इसके अंदर एक केंद्रक होएगा, कैसा होएगा? अगुणित होएगा। ठीक है, अब जी अब क्या होएगा? अंदर बहुत सारे भर जाएंगे। कौन भर जाएंगे? सर अंदर ही अंदर बहुत सारे भर जाएंगे। कौन भर जाएंगे? ध्यान से देखना, अंदर थे ये द्विगुणित कौन थे? सर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन किया और बहुत सारे लघु बीजाणु बना दिए। अंदर ही अंदर भर गए, भरते जा रहे। सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका खत्म होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी अर्धसूत्री विभाजन करती जाएंगी और फाइनली अंदर सारे के सारे भर जाएंगे। कौन मेरे भाई? लघु बीजाणु जो अगुणित कोशिकाएं हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया? फिर से रिपीट करूं? फिर से सुनना, बार बार रिपीट करूंगा तभी समझ में आएगा। कौन था ये? कौन था? लघु बीजाणु धानी, जिसके अंदर कोशिकाएं कौन सी थी? सर लघु बीजाणु मात्र कोशिका। सारी की सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका धेत धनादन क्या करे गए? सर अर्धसूत्री विभाजन करते गए,
जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं किसका निर्माण हो गया सर? लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया अंदर ही अंदर। अब सारे के सारे अंदर कौन भर गए हैं सर? ये सारे के सारे अंदर लघु बीजाणु भर गए हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, ये जो लघु बीजाणु है, ध्यान से सुनना, ये जो लघु बीजाणु है, अब ये लघु बीजाणु थोड़ा सा आकार में बढ़ता है। तो हमने कल फोन करवा दो, हम ब्रोन को फोन कर दो। केंद्रक वही है, अगुणित, केंद्रक वही है, अगुणित, थोड़ा सा ना आकार में बढ़ जाता है। ठीक है, जब ये आकार में बढ़ जाता है यानी ये परिपक्व हो जाता है, वृद्धि कर लेता है। अब मैं आपको यहीं पर स्टॉप करूंगा और मैं आपसे बोलूंगा, आप में से कितने बच्चों को टेरिडोफाइट याद आ रहा है? याद करिए, टेरिडोफाइट के अंदर या ब्रायोफाइट के अंदर जो बीजाणु था, याद करिए, बीजाणु जो था, याद आ रहा है? वो बीजाणु लघु बीजाणु धानी से बाहर निकला था, याद आ रहा है? जमीन पर गिरा था, याद आ रहा है? और अंकुरित हुआ था। अंकुरित का मतलब परिपक्व हुआ था। आप मुझे बताएं, जब वो अंकुरित होता है बीजाणु, अंकुरित होकर बीजाणु ने क्या बनाया था? देखें जरा कितने बच्चों को याद है। चीजें वही हैं, बस हल्का फुल्का सा अंतर मिलेगा। सोचो, बीजाणु जब अंकुरित होते थे, जमीन पर गिरते थे, क्या बनाते थे सर? युग्मकोद भिद्ध बनाते थे। याद आया? याद आया कि भूल गए? याद आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है कि भूल गए? भूल गए ना? क्या बनाए थे? याद करिए। बीजाणु जो अंदर बन जाते थे, याद आ रहा है? वो फट जाता था, फिर जमीन पे गिरते थे और बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद भिद्ध बनाते थे। याद आ रहा? ब्रायोफाइट में भी, टेरिडोफाइट में भी हुआ था ऐसा। सर यहां पर ये फट नहीं रहा अभी? नहीं, यहां पर थोड़ी सी कहानी अलग है। सर ये अभी नहीं फटा? नहीं, अभी नहीं फटा। फटने से पहले ही ये बीजाणु अंदर ही अंदर अंकुरित हो गए। क्या? अंदर ही अंदर अंकुरित हो गए, अंदर ही अंदर परिपक्व हो गए, और परिपक्व होकर इन्होंने जो संरचना बनाई है ये है युग्मकोद भिद्ध। अब आप मुझे बताइए ये क्या है? क्या ये नर युग्मकोद भिद्ध है कि मादा युग्मकोद भिद्ध है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या है ये? ये नर युग्मकोद भिद्ध है कि मादा युग्मकोद भिद्ध? आप सीधा बोलेंगे सर ये नर युग्मकोद भिद्ध है। हिल गया ना माथा? हिल गया। अब एक काम करना, अभी अगर आपके पास पुराना लेक्चर रखा हुआ है ना, लिखा हुआ, अगर आपने लिखा हो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो फटाफट खोलकर देखो, देखो उनके जीवन चक्र में क्या था। याद करिए, ब्रायोफाइट नहीं टेरिडोफाइट की बात करते हैं। टेरिडोफाइट का भी मुख्य पादप शरीर कौन था? बीजाणुद्भिद था। आपने बोला यस सर था। बीजाणुद्भिद जो था उसपे दोनों लैंगिक अंग थे, यस सर, द्विलिंगी था। और विषम बीजाणुता कुछ पादपों में मिली थी, ये सर कुछ पादपों में मिली थी जो एक लिंगी थे। मैंने कहा ठीक है। कुछ बीजाणु पर्ण थी, ये सर बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रही थी? बीजाणु धानी मिल रही थी। लेकिन यहां पर एक ही पेड़ पर दोनों हैं, लघु बीजाणु धानी भी है और गुरु बीजाणु धानी भी। पहले हम बात कर रहे लघु बीजाणु धानी की। याद करिए, टेरिडोफाइट में भी हमने पढ़ा था लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या मिलते थे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिलती थी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या बनते थे? लघु बीजाणु बने थे कि नहीं बने थे? याद करिए, पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बताया था, नहीं बताया था? याद आ रहा कि कुछ टेरिडोफाइट जो विषम बीजाणुता दिखा रहे थे, याद आ रहा? उनमें एक लघु बीजाणु बना था, एक गुरु बीजाणु बना था, नहीं बना था? याद आ रहा है? यस सर। जो लघु बीजाणु फिर बाहर निकले थे, याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद करिए, याद करिए। लघु बीजाणु जब अंदर बन गए थे तो ये फट गया था और फटने से बाहर निकले थे और बाहर आकर अंकुरित हुए थे। लेकिन प्रभु जिम्नोस्पर्म में ना ये अभी फटा नहीं है। कौन? लघु बीजाणु धानी अभी फटी नहीं है, उससे पहले ही ये लघु बीजाणु अंदर ही अंदर, किसमें? लघु बीजाणु धानी के अंदर ही अंकुरित हो जाते, परिपक्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं नर युग्मकोद भिद्ध। ये बन गया नर युग्मकोद भिद्ध। ठीक है। क्या आकार में कुछ परिवर्तन आया? नहीं। वहां पर याद आ रहा है कुछ थैलस जैसी संरचना बन रही थी, याद आ रहा है? यहां पर सिंपल ये लघु बीजाणु बस परिपक्व हुआ है, आकार में बड़ा हो गया। इसको हमने बोला नर युग्मकोद भिद्ध, और इस नर युग्मकोद भिद्ध में केवल एक अगुणित केंद्रक है। प्रभु इसी को ही हम बोलते हैं पराग कण। भूल मत जाना, क्या नाम देते हैं? पराग कण नाम देते हैं। देखा? पोलन ग्रेन,
अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। तो आपसे आज के बाद ना, अगर जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि परागकण जो होते हैं क्या वो नर युग्मक होते हैं? नहीं। आपसे कई दफा जिंदगी में कई टीचर ने, कई लोगों ने पूछा होगा कि परागकण नर युग्मक है, आपने बोला होगा हाँ। आज के बाद याद रखना, परागकण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, वो नर युग्मक नहीं होते। वो कौन होते हैं? नर युग्मकोद्भिद होते हैं। और युग्मकोद्भिद क्या होते हैं? जो युग्मक उत्पन्न करते हैं। युग्मकोद्भिद क्या होते हैं? जिनमें युग्मक बनते हैं। ठीक है। अब ये जो परागकण जिसको हमने नर युग्मकोद्भिद बोला है, उसके अंदर ये जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक, ये है क्या? नर युग्मक। ये है क्या? नर युग्मक अंदर किसके? इस परागकण जो कौन था? नर युग्मकोद्भिद था। भूल मत जाना, परागकण कौन होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है, जिसके अंदर जो अगुणित केंद्रक है ना, वही है नर युग्मक। यानी नर युग्मक को धारण करने वाले संरचना युग्मकोद्भिद कहलाती है। अब आज के बाद मत भूलना, ठीक है। और चाहो तो पिछली क्लासेस में देखना, युग्मकोद्भिद ने क्या बनाए थे? युग्मक नहीं बनाए थे। सोचो, युग्मकोद्भिद ने पहली कक्षाओं में हमने नहीं पढ़ा, युग्मकोद्भिद ने क्या बनाए थे? युग्मक बनाए थे। लो जी, युग्मक बन गया। ये था हमारा नर जनन अंग। ठीक है सर। अब अंदर ही अंदर क्या बन गया? अब जरा सोचिए, यहां पर अंदर ही अंदर क्या बन चुके हैं? दिमाग लगाए, इसके अंदर क्या बन चुके हैं? सर, इस पत्ती के ऊपर बीजाणु धानी के अंदर क्या बन चुके हैं? परागकण बन चुके हैं। ठीक है। अब ये लघु बीजाणु धानी क्या है? फटेगी। अब फटेगी। यस, ये फटती कब है? जब अंदर क्या बन जाते हैं? परागकण बन जाते हैं, तो ये फटती। अब आप मुझे बताएं, जब ये फटेगी तो इस पत्ती पर क्या गिर जाएंगे? सर, इस पत्ती पर गिर जाएंगे क्या? परागकण। इस पत्तियों पर गिर जाएंगे क्या? परागकण। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहां तक की बात चले। अब ये हमने पढ़ा है क्या? नर से संबंधित। अब एक बार इसकी भी बात कर लेते हैं। किसकी? मादा से संबंधित। आइएगा, किसकी बात करने वाले हैं? गुरु बीजाणु धानी की। गुरु बीजाणु धानी की। देखिए, गुरु बीजाणु धानी की बात कर रहे हैं। वापस से पत्ती बनाऊंगा, और इस पत्ती को हमने क्या बोला था? गुरु बीजाणु पर्ण। ठीक है। जिस पर जो संरचना मिल रही थी, इसको हमने बोला था क्या बेटा जी? गुरु बीजाणु धानी। ठीक है। अब मैं ना सिर्फ गुरु बीजाणु धानी को यहां पर बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा करके। चलो यहां पर बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा करके। हाँ जी, दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी सी बढ़िया बना देते हैं। ये है बेटा जी हमारी कौन? गुरु बीजाणु धानी, ये वाली। इसको मैंने यहां पर बड़े स्तर पर बना दिया है, बड़ा करके बना दिया। ठीक है। अब इस गुरु बीजाणु धानी में क्या क्या चीजें मिल रही है? पहले तो इनकी संरचनाएं देखते हैं। ये डंडी सी दिख रही है। अच्छा, गुरु बीजाणु धानी को हमने क्या बोला है? बीजांड। थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते हैं, क्योंकि आवृत बीज एंजियोस्पर्म भी पढ़ना है। हाँ जी, कौन है बेटा? ये बीजांड है, जिसको हमने क्या बोला है? गुरु बीजाणु धानी। अपनी जिंदगी में नहीं भूलना है, बीजांड को ही गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं, या गुरु बीजाणु धानी को हम बीजांड बोलते हैं। ठीक है। अब जरा सोचिए, इस गुरु बीजाणु धानी का एक डंडी सी दिख रही है, जिस डंडी के द्वारा ये इस पत्ती पर टिकी हुई है। यस सर, ये वाली डंडी दिख रही है ना? इस डंडी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इस डंडी को बोलते हैं बीजांड व्रंथ। क्या नाम दिया? बीजांड व्रंथ। आपने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब बीजांड व्रंथ के ऊपर दो आवरण दिख रहे हैं।
सर एक तो ये, मैंने कहा हाँ एक ये, और सर एक ये, मैंने कहा हाँ ये भी। ठीक है सर, दो आवरण दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये दो आवरण एक जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दूसरे से जुड़, ये भी। ठीक है सर, दो आवरण दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये दो आवरण एक जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। देखो दिख रहा है ये जगह जहां पर ये दोनों आवरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इन आवरणों को बोला जाता है अध्यावरण। अध्यावरण, ठीक है सर, अध्यावरण था। और जिस जगह पर ये जुड़े हुए नहीं होते हैं उस जगह को, ये वाली जगह जो होती है इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। अब आप खुद सोचिए, प्रभु सोचिए, बीजांड है ना, ये कौन है? गुरु बीजाणु धानी कौन है? बीजांड है। उस बीजांड की ये डंडी थी, डंडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृंत। बीजांड की डंडी, बीजांड का वृंत। बीजांड के अध्यावरण, अध्यावरण यानी बीजांड अध्यावरण लिख देता हूं, बीजांड अध्यावरण। किसके आवरण? बीजांड के। जहां पर जगह खाली एक द्वार के रूप में, उसको हमने बोला बीजांड का द्वार। ठीक है, सिंपल। सर अंदर क्या मिल रहा है? सिंपल सी चीज है, सर अंदर क्या मिल रहा है? बाबू अंदर ना कोशिकाओं का समूह मिल रहा है जिसको हम ऊतक बोलेंगे। ओके सर जी, ठीक है सर। अब ये जो ऊतक जो है, जो कोशिकाओं से बना हुआ है, इस ऊतक का नाम क्या है? बेटा जी ये जो ऊतक जो है ना, ये जो अंदर जो मिल रहा है, ध्यान से सुनना, इतना डिटेल में नहीं दे रखा हमारी बुक में, लेकिन ये याद रखनी है आपने सारी चीजें, क्योंकि इसके बाद जो एंजियोस्पर्म आएगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 12वीं कक्षा में तीसरा अध्याय है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी जिम्नोस्पर्म में लैंगिक जनन। वो भी आप 12वीं कक्षा में जो पढ़ते हैं वो भी आज ही समझाने वाला हूं, यानी आज की चीजें 11th क्लास की चीजें 12th क्लास से संबंधित है, वो भी बताने वाला हूं। जरा देखिएगा, ये जो अंदर जो कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, ये जो ऊतक मिलता है बेटा जी, इस ऊतक को बोला जाता है बीजांड काय। बीजांड काय। आपने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब आगे क्या होएगा? अब आगे ध्यान से सुनना, अब आगे क्या होने वाला है? इस बीजांड काय के अंदर, इस बीजांड काय के अंदर एक, इस बीजांड काय के अंदर एक बड़ी सी कोशिका होती है। इस बीजांड काय के अंदर एक बड़ी सी कोशिका है जिसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। चीजें वही है प्रभु, बस संरचनात्मक रूप से संरचनाएं थोड़ी सी अलग अलग दिख रही है। कौन है बेटा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये। ठीक है सर। सर अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होएगा? मैं बोलूंगा सीधा सीधा, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होएगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है सर, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिका बनेंगी। आप बोलेंगे यस सर 4 कोशिका बनेंगी, आइए बना देता हूं, बनाता भी जाऊं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अंदर कौन है? बड़ी सी कोशिका कौन है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में हो अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होएगा प्रभु, तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं कितनी कोशिकाएं बनेंगी? सर 4 बनेंगी। मैंने कहा लो जी, 1 2 3 4, 4 कोशिकाएं बन गई। बन गई? यस सर, 4 कोशिकाएं बन गई हैं। अब ये 4 कोशिकाएं अगुणित होंगी, क्योंकि कौन सा विभाजन हो गया? सर अर्धसूत्री विभाजन हो गया। सर अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब इस अर्धसूत्री विभाजन से जरा सोचिए, इस अर्धसूत्री विभाजन से दिमाग लगाएं, अर्धसूत्री विभाजन से जो 4 कोशिकाएं बनी है उनको मैं क्या बोलूंगा? गुरु बीजाणु। ठीक है सर, गुरु बीजाणु, बिल्कुल सिंपल। अब याद करिए, टेरिडोफाइट में भी कुछ ऐसा हुआ था। याद करिए, टेरिडोफाइट में दिमाग लगाएं, टेरिडोफाइट में भी गुरु बीजाणु पर्ण थी। याद करिए टेरिडोफाइट पे थोड़ा सा पीछे जाओ, गुरु बीजाणु पर्ण थी। यस सर, उस पर कौन मिल रहा था? सर गुरु बीजाणु धानी मिल रही थी, ऐसी नहीं थी, गोल गोल थी। ठीक है, उसके अंदर क्या मिल रही थी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मिल रही थी। याद करिए, फिर से बताऊं, ये देखो टेरिडोफाइट में क्या था? ये पत्ती थी,
गुरु बीजाणु पर्ण थी, उसके ऊपर कौन थी? गुरु बीजाणु धानी थी, जिसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, जिन्होंने अर्धसूत्री विभाजन करके अंदर ही अंदर क्या बनाए थे? गुरु बीजाणु बनाए थे। याद करिए ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ पर भी होएगा ऐसा, बस संरचना थोड़ी सी अलग है। गुरु बीजाणु धानी जो है कुछ इस तरीके की है, जिसको हमने बोला बीजाणु, जिसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, जिसने अर्धसूत्री विभाजन, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यहाँ पर कई सारी थी, यहाँ पर कई सारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, तो कई सारे गुरु बीजाणु बने थे। यहाँ पर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिससे 4 गुरु बीजाणु बने हैं। ठीक है सर, यहाँ पर कई सारे गुरु बीजाणु बन रहे थे टेरिडोफाइट में। अब याद करिए, ये गुरु बीजाणु जमीन पर आकर गिरे थे और अंकुरित हुए थे। याद आ रहा है? यहाँ पर ऐसा नहीं होएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होएगा। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर क्या होएगा? अब ये जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं ना, 4, इनमें से ध्यान से सुनना, इनमें से ये 3 किधर की तरफ है? सर इस द्वार की तरफ है। द्वार क्या है? सर खाली जगह है। ये द्वार खाली जगह है, वायु के संपर्क में आ रही है, ये सर आ रही है, नुकसान पहुंच सकता है, तीनों को नुकसान पहुंच सकता है। तो तीनों क्या करती हैं? ये तीनों इस आखिरी वाली को ना सुरक्षा देती है। क्यों? क्योंकि ये आगे चलकर कहीं ना कहीं क्या बनाने वाली है मेरे भाई? मादा युग्मक बनने वाला है। अभी तक तो नहीं बना ना, मादा युग्मकोद्भिद बनेगा, उसमें युग्मक बनेगा। ये तीनों सुरक्षा देती है और सुरक्षा देते देते खत्म हो जाती है, यानी 4 में से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन दिया किसको? इस एक को। क्यों दे रही है? के लिए, आगे चलकर जनन करने के लिए, ये सिर्फ प्रोटेक्शन दे रही है इस आखिरी वाली को। ठीक है, तो सर जी ये तीनों हो गई नष्ट। मैंने कहा लो जी ये 3 हो गई नष्ट, और इस आखिरी वाली को सुरक्षा दे दी है। और ये आखिरी वाली जो है अब आकार में ये भी क्या हो गई है? सर बड़ी हो गई है। मैंने कहा ठीक है, अब ये आकार में बड़ी हो गई है। जो एक बच गई थी ना, वो आकार में बड़ी हो गई है। अब जो आकार में एक बड़ी हो गई है, 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो गई है, एक गुरु बीजाणु रह गई है, एक गुरु बीजाणु रह गई है। यस सर, एक गुरु बीजाणु रह गई है। ठीक है, यस सर ये रही। अब सर ये एक गुरु बीजाणु धमाई धम लगाई तार फटाई फट धमाई धम क्या करती जाएगी? लगातार क्या करेगी? विभाजन करेगी। लगातार क्या कर रही है? विभाजन कर रही है, यानी परिपक्व होने की कोशिश कर रही है, अंकुरित होने की कोशिश कर रही है गुरु बीजाणु। याद करिए, वहां गुरु बीजाणु टेरिडोफाइट में बाहर निकल गई थी, जमीन पर आ गई थी, अंकुरित हुई थी। यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर अंदर ही अंदर गुरु बीजाणु धानी के अंदर। ये कौन है? गुरु बीजाणु धानी है। बीजांड कौन था भाई? बीजांड कौन है? गुरु बीजाणु धानी है। इसी के ही अंदर ये जो गुरु बीजाणु बनी है एक, बाकी 3 नष्ट हो गई, इसको सुरक्षा दे रही थी। जो एक बच गई है ये लगातार विभाजन करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, और जो बाकी जो कोशिकाएं उनको नष्ट कर देगी। क्यों? कैसे भैया? लगातार विभाजन करती जाएगी। लो जी लगातार विभाजन किया, ये सारी कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं। अब ये इस तरह की कोशिकाएं अंदर बढ़ जाएंगी, आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही। अब ये अगुणित कोशिकाएं क्या है? ये अगुणित कोशिकाएं। क्या हुआ था? फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। क्या था? गुरु बीजाणु धानी, जिसके अंदर एक कौन थी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, आसपास कुछ कोशिकाएं थी जिनको हमने बीजांडकाय बोला था, नहीं बोला था? क्या बोला था? बीजांडकाय, जो हरी हरी सी मैंने दिखाई थी। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ था? ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन किया, 4 गुरु बीजाणु बना दी थी। क्या बनाई सर? 4 गुरु बीजाणु बनाई, जिसमें से 3 नष्ट हो गई थी बीजांड द्वार वाली, एक को सुरक्षा देने में सहायता करी, 3 नष्ट हो गई, बची कौन? एक। अब जो एक बच गई है उसने वृद्धि कर ली। अब जो एक बच गई थी, कौन बच गई थी सर? एक बच गई गुरु बीजाणु, ये लगातार विभाजन करती जा रही है। ये लगातार विभाजन करती जा रही है, और बाकी जो कोशिकाएं हैं वो यहां से हटती जा रही हैं। अब ये एक गुरु बीजाणु से, इस एक गुरु बीजाणु से लगातार विभाजन करके जो कोशिकाएं बनी हैं, ये कोशिकाओं का समूह
ध्यान से सुनना, ये लगातार विभाजन करने से ये जो कोशिकाओं का समूह जो बना है ये क्या कहलाता है? भ्रूण। ध्यान से सुनना, भ्रूण पोष। याद रखना, अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बनता है? भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म। समझ में आया? अब ये जो बना है, ध्यान से सुनना, ये पूरा समूह जो यहां पर अंदर जो बना है, ये पूरा बना है ना अंदर, ये कोशिका नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ये जो पूरा अंदर बना है इसको हमने बोला है भ्रूण पोष। इन्हीं में से एक कोशिका, इन्हीं भ्रूण पोष में से एक कोशिका थोड़ी सी औरों से थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये जो एक कोशिका जो है, जो औरों से थोड़ी सी बड़ी है, ये एक कोशिका, ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका जो औरों से थोड़ी सी बड़ी है, किसमें? इस भ्रूण पोष में जो एक बड़ी सी कोशिका है, इसी को हम बोलते हैं मादा युग्मक यानी अंड कोशिका। अब अगर आप सोचो कि हर चीज सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी चीजें जटिल भी होती है, तो आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। प्रभु नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतना अगर इजी होता सब कुछ तो हर कोई डॉक्टर बाबू ना बन जाता। तो कुछ चीजें जटिल तो आएंगी, लेकिन अगर सीरियसली सुनेंगे तो ये सारी चीजें इजी लगेगी। बार बार चीजें रिवाइज करा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। बाकी तो आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, पहले से एक बार पढ़कर आएंगे तो और अच्छा होगा। ये था कौन? गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड। बीजांड के अध्यावरण के अंदर कोशिकाओं का समूह मिल रहा था, क्या कहला था? बीजांड का है, जिसके अंदर एक बड़ी सी कोशिका थी जिसका नाम था कौन? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। हट चुकी है, वो मैंने दिखाई थी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 गुरु बीजाणु बने थे, जिसमें से 3 हो गए थे नष्ट। क्यों? क्योंकि वो सीधा संपर्क में थे, किसके? इस द्वार के। तो अंदर वाली जो एक गुरु बीजाणु है उसको सहारा दे रहे थे, ठीक है। 3 हो गए नष्ट, प्रोटेक्ट कर रहे थे, एक बच गई थी। जो एक गुरु बीजाणु बच गई, उसने लगातार विभाजन किया और बहुत सारी कोशिकाएं बना दी हैं। ये जो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो है उसे हमने बोला है भ्रूण पोष। ये जो लगातार विभाजन करके क्या बनाया? भ्रूण पोष बना दिया। इस भ्रूण पोष के अंदर एक बड़ी सी कोशिका है जिसका नाम है अंड कोशिका, और यही है मादा युग्मक। अब मेरा फर्ज बनता है आपसे पूछने का, और आपका फर्ज बनता है आंसर देने का। आप मुझे बताएंगे यहां पर मादा युग्मकोद्भिद कौन है? बताएं, देखते हैं कितने बच्चों के चीरता हुआ चला गया और कौन आंसर देगा। यहां पर मादा युग्मकोद्भिद कौन है? देखो जरा, बताओ आंसर दो, कौन है मादा युग्मकोद्भिद? जल्दी से बताओ। बता दिया? देखें, चलो मुझे ये बताओ, इससे पहले जो अभी मैंने यहां पर आपको ये बताया था, इसमें नर युग्मकोद्भिद कौन था? आपने बोला सर परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद है। युग्मकोद्भिद का मतलब मैंने क्या बताया था? जो युग्मक उत्पन्न कर रहे हैं, जिनके अंदर युग्मक है। इस परागकण के अंदर, ये परागकण था, इसके अंदर नर युग्मक था। यानी युग्मकोद्भिद वो होते हैं जिनके अंदर युग्मक होता है या जो युग्मक उत्पन्न करते हैं, ठीक। आप मुझे बताएं यहां पर युग्मक कौन है? मादा युग्मक कौन है? सर अंड कोशिका किसके अंदर है? किसके अंदर है? सर ये कोशिकाओं के समूह के अंदर है। ये कोशिकाओं का समूह क्या कहला रहा था प्रभु? ये कोशिकाओं का समूह क्या कहला रहा था? जरा सोचो। सर ये जो कोशिकाओं का समूह जो अंदर बना है ये कहला रहा था भ्रूण पोष कहला रहा था। और यही भ्रूण पोष जिसके अंदर मादा युग्मक है, इस भ्रूण पोष को हम बोलेंगे क्या? मादा युग्मकोद्भिद। तो याद रखना, जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद कौन होता है? भ्रूण पोष होता है, जिसके अंदर क्या बनता है? मादा युग्मक बनता है। सर ये समझ में आ गया है, सर ये भी समझ में आ गया है। यहां पर आपने बता दिया ये बीजाणु लघु बीजाणुदानी फट चुकी है, बाहर गिर चुके हैं कौन? परागकण जो थे नर युग्मकोद्भिद, जिनके अंदर नर युग्मक है। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब इधर देखिए, यहां पर फाइनली यहां पर कौन गिर चुके हैं?
ये फट गया था, लघु बीजाणुधानी फट गई है, कौन गिर गए हैं? सर परागकण गिर गए। मान लो कोई कीड़ा आया या कोई मधुमक्खी आई, कीड़ा ही है, तितली आई, मधुमक्खी आई, हवा चली, ठीक है, समझ में आ गया, जिसके कारण यहाँ जो परागकण जो थे वो यहां से यहां आ गए। ये प्रक्रिया परागकण की यहां से यहां आने की क्या कहलाती है? परागण, पॉलिनेशन। कौन करा सकता है? मुख्य रूप से वायु, हवा चली, परागकण उड़कर यहां आ गए, या कीट करा सकते हैं, कीड़े आए, यहां पर बैठे, यहां पर उनके पैरों से चिपक गए, यहां पर पहुंचे, यहां पर चले गए, ठीक है सर, परागण हो गया। अब यहां पर कौन पहुंचा? जरा सोचिए, इस लघु बीजाणुधानी के पास कौन पहुंचा? सर परागकण पहुंच गए। ये जो परागकण थे ये सर इसके पास यहां पर पहुंच गए हैं, इस जगह पर पहुंच गए हैं, यहां पर इकट्ठे हो गए हैं, कौन? परागकण। मैंने कहा ठीक है, अब क्या होगा? यहां पर ना एक क्षेत्र होता है जहां पर परागकण आकर बैठते हैं, ये इस जगह पर, ठीक है, परागकण क्षेत्र होता है जहां पर आकर परागकण रुक जाते हैं, अंदर नहीं घुस पाते। अब क्या होगा? अब ये जो परागकण जो होते हैं, ध्यान से सुनना, बस लास्ट चीज है। अब ये परागकण जो है जिनके अंदर क्या है? सर एक नर युग्मक है कि नहीं है? अभी आपको बताया था, परागकण के अंदर ये परागकण था अमर, इसके अंदर एक नर युग्मक है, कौन है? एक केंद्रक है। हाँ जी है सर। अब ये जो परागकण है जो यहां पर आकर बैठ गए इधर से, ये परागकण अब अंकुरित होते हैं, इनमें से क्या निकलती है? पराग नलिका निकलती है, ये ऐसे क्या निकल रही है? सर पराग नलिका निकल रही है, और किसके पास पहुंच रही है? सर मादा युग्मक के पास पहुंच रही है। पहुंच गई कुछ इस तरीके से। देखिए, ये परागकण था, उसके अंदर नर युग्मक था, ये परागकण में कोई पराग नलिका बनी, यस सर, बस यही तो चीज दिखाई है, ये परागकण था, इसमें ये पराग नलिका बनी। हाँ जी सर। ये पराग नलिका किसको लेकर आएगी? जरा सोचिए, यहां से यहां क्या हो रहा है? सर पराग नलिका बन रही है। अब इस पराग नलिका खोखली है, इसके अंदर ये क्या आ जाएगा? सर नर युग्मक आ जाएगा यहां पर, इसके सिरे पर। मैंने कहा ठीक है जी, इसके सिरे पर ये नर युग्मक आ गया, ठीक है। अब खुद सोचो, ये वाला नर युग्मक सिरे पर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। अब ये पराग नलिका यहां से यहां तक किसके पास पहुंची? अंड कोशिका के पास पहुंची, और इसके अंदर इस केंद्रक को छोड़ दिया। दोनों केंद्रक जब संलयन कर लेंगे तो सर क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निषेचन हो जाएगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यही तो होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है? निषेचन। लो जी, निषेचन हो गया, खत्म। अब सर निषेचन होने के बाद अब ये कोशिका क्या कहलाएगी? अब ये कहलाएगा क्या? युग्मनज। क्या कहलाएगा? ये युग्मनज। और ये युग्मनज आगे बदलेगा किसमें? भ्रूण में। किसमें बदलेगा? भ्रूण में। और उस भ्रूण को क्या चाहिए होगा? पोषण चाहिए होगा। जरा सोचिए, इस युग्मनज के चारों तरफ क्या है? कोशिकाएं। उन कोशिकाओं के समूह को क्या बोला है? सर जी भ्रूण पोष बोला है। नाम में जरा सोचिए क्या आ रहा है? भ्रूण पोष। यानी जो भ्रूण बनने वाला है इस युग्मनज से, उसको क्या देने वाली है? ये आसपास की कोशिकाएं पोषण, जिसको हमने बोला है भ्रूण पोष। जो एक मादा युग्मकोद्भिद था, जिसके अंदर निषेचन होने के बाद युग्मनज बना। क्या आए थे? वापस से सुनना, फिर से सुनना, वापस से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला हमने? कौन आए? परागकण। कौन सी प्रक्रिया से? परागण से, पॉलिनेशन से। परागकण आकर बैठे, अंकुरित हुए, पराग नलिका निकाली, पराग नलिका के अंदर कौन चला गया? नर युग्मक चला गया। ये पराग नलिका आई 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 किसके पास आई? मादा युग्मक के पास आई, और इसके अंदर छोड़ दिया क्या? नर युग्मक। अब नर युग्मक इस केंद्रक, क्या नर युग्मक यानी केंद्रक, और मादा युग्मक का ये केंद्रक, दोनों संलयन कर लेंगे, क्या बन जाएगा? युग्मनज, जाइगोट। अब ये युग्मनज क्या करेगा? वृद्धि करेगा। इसको पोषण चाहिए, तभी ये युग्मनज आगे जाकर क्या बनाएगा? सर भ्रूण बनाएगा। आसपास जो कोशिकाएं उनको हमने बोला भ्रूण पोष, जो पोषण देंगी, खत्म। अब जरा सोचिए, अंदर क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। जैसे भ्रूण बन जाएगा, अब ये संरचना, ये जो संरचना जो है, ये कहलाएगी मेरे प्रभु
ये संरचना जिसके अंदर अब क्या बन चुका है, भ्रूण बन चुका है। युग्मनज से क्या बन चुका है, भ्रूण बन चुका है। ठीक है, अब ये संरचना, पूरी संरचना कहलाएगी बीजांड? नहीं, अब कहलाएगी बीज। क्या कहलाएगी, बीज कहलाएगी। तो जरा सोचिए, बीजांड जो था, ये बीजांड जो था, इसमें क्या था, मादा युग्मक था, नर युग्मकों का निषेचन हुआ, युग्मनज बना अंदर, जो भ्रूण बनाया, भ्रूण इसके अंदर बन चुका है। अब ये बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में। अब आप मुझे बताएं, ये बीजांड बीज में जब परिवर्तित हो गया, नाम में क्या आ रहा है, बीजांड, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। क्या इस बीज के ऊपर कोई आवरण है, क्या इस बीज के ऊपर कोई आवरण है, नहीं है ना। इसीलिए जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं अनावृत बीजी। इसीलिए जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं अनावृत बीजी। तो ये था पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म के बारे में मैंने आपको बताया है। पूरा जीवन चक्र कुछ इस तरीके से होता है। जनन हुआ, भ्रूण बीज के अंदर, अब क्या है, बीज के अंदर कौन है, भ्रूण है ना। वो भ्रूण आगे चलकर वापस से, अब वो बीज जमीन में आ जाएगा, गिर जाएगा, अंकुरित होएगा। भ्रूण के अंदर अब क्या होएगा, प्रांकुर होएगा, मूलांकुर होएगा, प्रांकुर आगे चलकर तना बना देगा, मूलांकुर नीचे चलकर क्या बनाएगा, मूल बना देगा, फिर पत्तियां निकलेंगी, बस वही चलता रहेगा। तो इस तरीके से था ये मेरे भाई पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म का पूरा ये हमारा जीवन चक्र। आई होप ये पूरा जिम्नोस्पर्म समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनकी। कौन है बेटा जी, ये हमारे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी पुष्पीय पादप, ऐसे पादप जिनमें क्या मिलेंगे, पुष्प मिलेंगे। आइए जरा देखते हैं पुष्प की संरचना। ये पुष्प है, ठीक है। अब इस पुष्प में क्या क्या मिलता है, ध्यान से सुनना। हालांकि ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आप 12वीं कक्षा में। मैं चाहता तो इसको नहीं पढ़ाता, क्योंकि जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं किसमें, 12वीं कक्षा में। चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वहां डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीजें बतानी जरूरी है, ध्यान से सुनना। ये जो हरी हरी संरचनाएं दिख रही है, पुष्प जब खिला नहीं होता, बंद होता है, कलिका में होता है, तो ये हरी हरी संरचना उसको कलिका अवस्था में घेरे रखती है। आपने देखा होगा गुलाब का पुष्प देखा, उसकी हरी हरी सी पत्तियां होती है जो कलिका अवस्था में बाहर से घेरे होती है। जब पुष्प खिलता है तो ये नीचे आ जाती है। इनको हम बोलते हैं बेटा बाह्य दल, बाह्य दल, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं सेपल। और इनका जो समूह जो होता है, बाह्य दलों का समूह जो होता है ना, बाह्य दलों का जो समूह जो होता है, अब एक बाह्य दल तो है नहीं, कई सारे, तो इनका जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज कैलिक्स, ठीक है सर। फिर उसके बाद ये रंगीन पत्तियां देख रहे हो, जैसे गुलाब में लाल रंग की, गुड़हल में भी लाल रंग की होती है, अलग अलग रंगों की होती है। ये जो रंगीन पत्तियां होती हैं इनको हम बोलते हैं दल, अंग्रेजी में बोलते हैं पेटल। अब एक तो है नहीं, इनका भी समूह है जिसे हम बोलते हैं दलपुंज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोला। अब कोशिश करिएगा एक ही बार में समझने की, क्योंकि ये चीज आपके 2 चैप्टर में आएंगी, मेरे को याद नहीं था, 2 चैप्टर में आएंगी। 11वीं कक्षा में एक और अध्याय है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों की आकार की, वहां पर भी ये पढ़ते हैं। और 12वीं कक्षा में चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वहां पर भी पढ़ते हैं। अब क्या करें, और यहाँ पर भी पढ़ना पड़ रहा है, 3-3 बार चीज पढ़नी पड़ी है। तो एक ही बार में समझे, अगले 2 चैप्टर में जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रंगीन पत्तियां बता दी, हरी वाली पत्तियां बता दी हैं। अब जी मेन चीज क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो पुष्प जो होता है, इस पुष्प में ध्यान से सुनना, ये जो नीचे हरी सी जो डंडी है, जो पुष्प की डंडी होती है, इसको बोलते हैं पुष्प वृंत, यानी पुष्प की डंडी। और इस पुष्प वृंत के ऊपर फूला हुआ भाग ये वाला, जिसके ऊपर ये हरी हरी पत्तियां भी हैं, ये रंगीन पत्तियां भी है, इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन अंग्रेजी में बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेडिस्टल।
ठीक है। अब इस पुष्पासन के ऊपर, ये जो पुष्पासन है इससे क्या जुड़ी हुई है सर? ये हरी हरी डंडियां जिनको हमने बोला था बाह्य दल, जिनका समूह बाह्य दल पुंज। सर ये रंगीन पत्तियां जिनको हमने बोला दल, जिनका समूह क्या कहला रहा था? दल पुंज कहला रहा था। और क्या मिल रहा है? अब इसके ऊपर दो संरचनाएं मिल रही हैं, एक का नाम है पुंकेसर और एक का नाम है स्त्री केसर। एक है पुंकेसर और एक है स्त्री केसर। सर पुंकेसर क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये पीला वाला भाग दिख रहा है ये, और ये डंडी दिख रही है। कौन कौन? ये पीला वाला सा भाग था और एक डंडी थी, ये वाला दिख रहा है। जो पीला वाला भाग है वो कहलाता है परागकोश, और उसकी जो डंडी होती है उसको हम बोलते हैं पुतंतु, और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। और पुंकेसर का जो समूह जो होता है, पुंकेसर का जो समूह होता है उस समूह को हम बोलते हैं पुमंग। ठीक है, तो पुमंग क्या था? ये जो पीली 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 संरचनाएं हैं, पीली पीली, इनको हमने बोला पुमंग। ये पीली पीली संरचनाएं क्या मिलकर क्या कहलाती है? पुमंग। जो किससे बना हुआ है? पुंकेसर। पुंकेसर किससे बना हुआ था सर? ये है परागकोश और ये है तंतु। परागकोश और तंतु या पुतंतु दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर ये परागकोश, ये तंतु, ये परागकोश, ये तंतु, ये परागकोश, ये तंतु। परागकोश और तंतु मिलकर पुंकेसर, और पुंकेसर का समूह क्या कहला रहा है? पुमंग। ठीक है सर, ओके, नॉर्मल। अब देखिए ये हरी वाली संरचना दिख रही है, यस, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ये लंबी सी डंडी दिख रही है ये वाली, ये कहलाती है वर्तिका, और ये इसके नीचे फूला हुआ भाग ये वाला, ये क्या कहलाता है? अंडाशय। ये तीनों चीजें मिलकर कौन कौन? ये हरी वाली भाग, फिर ये हरी सी डंडी, और फिर ये फूला हुआ भाग। जो ऊपर हरा वाला भाग जो था ये क्या कहला रहा है? वर्तिकाग्र। फिर ये लंबी सी डंडी वर्तिका, फिर नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय। ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहलाती है? स्त्री केसर। आप बोलेंगे सर यहाँ पर पुष्प में स्त्री केसर एक है। मैंने कहा हाँ एक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा भी होते हैं, जैसे अफीम जो होता है उसमें कई सारे स्त्री केसर होते हैं, गुड़ल जो होता है उसमें भी कई सारे स्त्री केसर होते हैं। याद रखना ये जो स्त्री केसर का समूह होता है इसको हम बोलते हैं जायांग। बोलेंगे ठीक है सर, समझ में आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। अब जी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले नर जनन अंग। जो नर जनन अंग कौन है? पुंकेसर है। और जो मादा जनन अंग जो होता है उसे हम बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको आज होमवर्क के लिए दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने होमवर्क करना है। आपने बताना है 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है, और मिलकर ये ए बना रहे हैं। ये ए क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, दोनों 5 और 6 मिलकर बना रहे हैं बी, ये क्या है। 7 क्या है, रंगीन डंडी थी, 7 का समूह सी बना रहा है, वो क्या है। 8 क्या है, 8 का समूह डी बना रहा है, यानी 8 जो है ऐसे कई सारे मिलकर एक समूह बना रहे हैं डी, वो क्या है। 9 क्या है, फूला हुआ भाग, और 10 क्या है, एक डंडी थी पुष्प की। ये सारी चीजें आपने आज लिखनी है, देखते हैं कितनी जल्दी लिख पाते हैं। करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करिएगा। और ना ले तो इसके तो आपके पास पीडीएफ आएगा ही आएगा, आएगा ना, नोट्स आएंगे ना, टीचर स्लाइड्स आएंगे ना, उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बेटा जी, हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, पुंकेसर की। अब ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, पुंकेसर जो है वो लघु बीजाणु पर्ण है। अब आपका माथा चकराएगा, सर लघु बीजाणु पर्ण अभी अभी हमने जिम्नोस्पर्म में देखी थी, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं सर। यहां पर जो लघु बीजाणु पर्ण जो थी सर, ये थी जो पत्ती थी, लीफ जो थी, बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण वो तो पत्ती थी, और गुरु बीजाणु पर्ण भी पत्ती थी। सर यहां पर आप लघु बीजाणु पर्ण पुंकेसर को बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। यानी पुंकेसर एक पत्ती है? मैंने कहा हाँ। सर हमारा माथा चकरा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल चकराएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो और ज्यादा चकराएगा।
जिम एंजियोस्पर्म में, आवृत बीजियों में, पुष्पीय पादपों में, पुष्प के अंदर जो नर जनन अंग है पुंकेसर, वो एक पर्ण है। यानी पर्ण जो थी, लीफ जो थी, वो मॉडिफाई हो गई है, रूपांतरित हो गई और बना दी है ये संरचना। ये पत्ती है, यस, ये पत्तियों का रूपांतरण है, ये लघु बीजाणु पर्ण है। कौन? पुंकेसर, यस, ठीक है। अब इस पुंकेसर में दो चीजें थी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये है परागकोश और ये है तंतु, ठीक है। अब पुंकेसर अगर लघु बीजाणु पर्ण है तो लघु बीजाणु पर्ण पर क्या मिलती है? सोचो, लघु बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रही थी? दिमाग लगाओ, लघु बीजाणु पर्ण पर, पत्ती पर क्या मिलती? सर लघु बीजाणु धानी मिली थी। ये परागकोश जो है, परागकोश है ना, ये परागकोश है लघु बीजाणु धानी। हाँ बोलेंगे सर जी माथा चकरा रहा है। चकराएगा बेटा, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो चकराएगा, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो मस्त समझ में आएगा। मेरे को भी पहली बार जब समझा था मेरा भी माथा चकराया था, 4-5 बार पढ़ा, बिल्कुल बिंदास समझ में आ गया। हाँ जी, पुंकेसर कौन? लघु बीजाणु पर्ण है ये, जिसमें परागकोश कौन? लघु बीजाणु धानी। अब ये जो परागकोश जो होता है, ये कुछ ऐसी संरचना होती है, ये परागकोश, ये परागकोश है जिसमें, जिसको हमने लघु बीजाणु धानी बोला, इसमें 4 लघु बीजाणु धानी मिलती है, 4 किनारे पर, इस तरीके से। जैसे अब मैं परागकोश बनाऊं तो ये देखो, ये परागकोश है जिसमें 2 पालियां होती है, एक ये और एक ये। जब मैंने इसको काटा तो ये कुछ ऐसी संरचना मेरे पास आई, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहां पर इस परागकोश में, ये परागकोश था ना, अरे बाबू ये परागकोश है ना, इस परागकोश को जब मैंने काटा तो मुझे ऐसी संरचना दिख रही है जिसमें 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 किनारे दिख रहे हैं, ये लघु बीजाणु धानी है। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला परागकोश लघु बीजाणु धानी, अरे तो परागकोश ही तो है ये। इस परागकोश को हमने लघु बीजाणु धानी बोला है, तो कितनी लघु बीजाणु धानी मिल रही है? 4 मिल रही है कॉर्नर। ये 4 किनारे जो है ये लघु बीजाणु धानी कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? ये लघु बीजाणु धानी। खत्म। इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या होगा? सर लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। मैंने कहा हाँ जी बनेंगे। अब अंदर जो लघु बीजाणु बनेंगे, जो अगुणित होंगे, वो परिपक्व होंगे और परिपक्व होकर वो कहीं ना कहीं क्या बनाएंगे? नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण। बिल्कुल वैसे के वैसी ही चीज है, बस फर्क इतना सा याद रखना, वहां पर जो परागकण जो था उसके अंदर एक नर युग्मक था, यहां पर परागकण के अंदर 2 नर युग्मक होंगे। याद रखना, यहां पर 2 नर युग्मक होंगे परागकण के अंदर, भूल मत जाना। जिम्नोस्पर्म में केवल एक ही नर युग्मक था, यहां पर 2 नर युग्मक होंगे, बस इतनी सी बात। ये था बेटा जी हमारा क्या? नरजननम। अब साहब इसके बाद किसकी बात करते हैं? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर कौन? जैसे पुंकेसर कौन? लघु बीजाणु पर्ण। तो स्त्री केसर कौन? गुरु बीजाणु पर्ण। अब इस गुरु बीजाणु पर्ण में गुरु बीजाणु धानी कौन है? आइएगा देखिएगा क्या बोला मैंने, क्या मिल रहा है? स्त्री केसर। स्त्री केसर एंजियोस्पर्म में स्त्री केसर जो है वो कौन है? गुरु बीजाणु पर्ण है, जिसमें वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र किसको ग्रहण करती है बेटा? परागकण आते हैं। कौन आते हैं इसके ऊपर आकर टिकते हैं? कौन? परागकण। तो परागकणों को ग्रहण करती है। फिर परागकण अंकुरित होता है तो क्या बनाता है? सर पराग नलिका, वो इस वर्तिका से होती हुई नीचे जाती है। किसमें जाती है? सर अंडाशय में। ठीक है सर। अब भैया इस अंडाशय के अंदर क्या मिलता है बेटा? इस अंडाशय के अंदर मिलता है बीजांड। सोचिए वहां पर अंडाशय के अंदर बीजांड मिल रहा था। क्या जिम्नोस्पर्म में कोई अंडाशय पंडाशय था क्या? नहीं सर। सीधे क्या मिल रही थी? याद करिए, गुरु बीजाणु पर्ण थी। कौन थी? गुरु बीजाणु पर्ण थी। पत्ती थी वहां पर। यहाँ पर कोई पत्ती वत्ती नहीं है, पत्ती मॉडिफाई हो गई है और 3 संरचनाएं बना दी है, जिसमें एक अंडाशय है। वहां पर पत्ती थी जिसके ऊपर बीजांड मिल रहा था, जो गुरु बीजाणु धानी थी। सर यहाँ पर गुरु बीजाणु धानी जो है वो कौन है? सर अंडाशय के अंदर मिलने वाली बीजांड है। ये बीजांड मिलेगा किसमें? इस अंडाशय के अंदर। आप चाहे तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। ये देखो, ये
सर बीजांड, आप बोलेंगे सर आपने बीजांड उल्टा कर दिया। सर जिम्नोस्पर्म में तो सीधा खड़ा था, यहाँ पर उल्टा कर दिया। बेटा 6 से 7 प्रकार के बीजांडों की अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती हैं, ज्यादातर इस तरीके से मुड़े हुए मिलते हैं, प्रतीप बोला जाता है इनको। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, यहाँ पर इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं, कौन? बीजांड। ठीक है, अब इस बीजांड में चीज वही है, यहाँ पर बीजांड में याद करिए बीजांड की डंडी थी, याद करिए वहां पर भी थी, बीजांड ग्रंथ था। फिर ये अध्यावरण थे, ये सर अध्यावरण थे। अध्यावरण के अंदर कौन थे सर? अध्यावरण के अंदर बीजांड काय था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बीजांड काय था, याद करिए। सर इस बीजांड काय के अंदर एक कौन थी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मैंने कहा हाँ याद आया, बहुत ही बढ़िया। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन, 4 गुरु बीजाणु बने थे। यस सर, उन 4 में से 3 जो थे, जो बीजांड द्वार की तरफ थे, वो क्या हो जाएंगे सर? नष्ट हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी नष्ट हो जाएंगे, केवल एक रह जाएगा, और वो जो एक रह जाएगा वो आकार में बड़ा होएगा, उसको हमने बोला था एक गुरु बीजाणु। आप बोले हाँ सर ऐसा ही तो हुआ था वहां पर। मैंने कहा हाँ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब इसके बाद कहानी पलटेगी, वहां पर और यहाँ पर अब कहानी बदलेगी। क्या? ये जो एक गुरु बीजाणु जो है, एक गुरु बीजाणु जो है, वहां पर क्या किया था? याद करिए जिम्नोस्पर्म में एक गुरु बीजाणु जो बच गया था, उसने क्या किया था सर? लगातार विभाजन किया था और कोशिकाओं का समूह बनाया था अंदर, जिसको हमने बोला था भ्रूण पोष। याद आ रहा है? भ्रूण पोष। उस भ्रूण पोष में से एक कोशिका मादा युग्मक थी, जिसको हमने बोला था अंड कोशिका। यही पढ़ा था ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होएगा, तो क्या होएगा सर? यहाँ पर ये जो अंदर केंद्रक है ना, किसका? इस एक गुरु बीजाणु का। मैं एक गुरु बीजाणु को बाहर बना रहा हूं, ये देखो, ये एक गुरु बीजाणु का एक केंद्रक है ना। अब ये एक केंद्रक विभाजन करता है, जिससे 2 केंद्रक बनते हैं, और दोनों केंद्रक ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। चलो सर पहुंच गए। अब ये दोनों केंद्रक, एक केंद्रक से 2 केंद्रक हो गए। सर ऐसा वहां तो नहीं हुआ था, यहां हो रहा है ना। ये दोनों केंद्रक फिर वापस से विभाजन करते हैं सर, 2 से 4 बन जाते हैं। अब जिनको ये समझ में नहीं आता कि 1 से 2 बनते, 2 से 4 बनते, तो 4 से 8 बनेंगे। एक केंद्रक था अंदर, एक केंद्रक ने विभाजन किया, 2 केंद्रक बनाए, 2 केंद्रक विभाजन करेंगे तो 4 बनेंगे, 4 केंद्रक विभाजन करेंगे तो 8 बनेंगे, जिसमें से 4 इधर है, 4 इधर है। अब इन 4 में से एक केंद्रक यहाँ बीच में आ जाएगा, एक केंद्रक यहाँ बीच में आ जाएगा। फाइनली संरचना कैसी हो जाएगी सर? संरचना कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 3 केंद्रक इधर, 3 केंद्रक इधर और 2 केंद्रक बीच में। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो 3 केंद्रक है, इनके ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। निर्माण हो गया, हो गया। फाइनली अब आप मुझे बताएं, ये जो संरचना है ये क्या थी सर? ये एक गुरु बीजाणु जो थी, इस एक गुरु बीजाणु में बहुत भयंकर चेंज आए। पहले एक गुरु बीजाणु के अंदर एक केंद्रक मिल रहा था, आपने लगातार विभाजन करके पहले अंदर 8 केंद्रक बना दिए हैं, और उन 8 केंद्रकों में से 6 केंद्रकों के ऊपर कोशिका आवरण चढ़ा दिया, जिससे 6 तो कोशिका बन गई है, और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक है। सर ये संरचना क्या है? बेटा इस संरचना को बोला जाता है भ्रूण कोश। सर अब तो माथा बहुत भयंकर चकरा रहा है। ये है भ्रूण कोश, और इस भ्रूण कोश के अंदर ये एक बड़ी सी कोशिका है, ध्यान से देखना। ये बड़ी सी कोशिका ये होती है अंड कोशिका। कौन होती है? ये अंड कोशिका होती है, जिसे हम मादा युग्मक बोलते हैं। सर अगर ये मादा युग्मक है, अंड कोशिका है, तो जिसके अंदर होती है वो युग्मकोद्भिद होता है। तो यहाँ पर भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद है। अब जिनका माथा चकरा गया है वो जरा याद करिए, जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद कौन था? जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद कौन था सर? भ्रूण पोष था, पोषण वाला पोष था। लेकिन यहां पर मादा युग्मकोद्भिद कौन है सर? भ्रूण कोश है, कोश। ये है अंतर, समझ में आया? ये है अंदर जो बना है ना, ये है भ्रूण कोश। ये देखोगे, ये देखो इस तरीके से, ये है भ्रूण कोश, जिसके अंदर 7 कोशिकाएं हैं, 8 केंद्रक हैं।
1 2 3 4 5 6 कोशिका ये, और ये एक बड़ी सी कोशिका, 7 तो कोशिका और 8 केंद्रक है। इसको हमने बोला है भ्रूण कोश। अब इन कोशिकाओं का नाम क्या है इसकी अभी जरूरत नहीं, अभी सिर्फ इतना सा, ये जो बड़ी सी जो है ये है अंड कोशिका, और ये जो बीच में जो है ना ये, इनको याद रखना, इनको हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है सर, यहां तक की चीज समझ में। इसको एक एनिमेशन से भी दिखा दूं एक बार, देखो जरा यहां पर देखो, 2 केंद्रक थे, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। 8 होने के बाद जिसमें से एक केंद्रक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, सर बीच में 2 केंद्रक आ गए हैं। अब साहब इनके ऊपर आवरण चढ़ जाएगा जिससे 6 कोशिकाएं बन जाएंगी टोटल। 3 इधर, ये चलो वापस से स्टार्ट हो गया, 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी और एक बीच में हो जाएंगी। ये एक बार एनिमेशन है, एक बार वापस से देख लीजिए, आपका 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं जिनको ध्रुवीय केंद्रक बोला, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। सर 3 कोशिका ये, 3 कोशिका ये, और एक बड़ी सी कोशिका के अंदर ये 2 ध्रुवीय केंद्रक थे। तो इस तरीके से फाइनली क्या बन जाता है सर जी, यहां पर हमारा ये भ्रूण कोश बन जाता है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो चीजें हैं ये भी आपने बतानी है, बताइएगा, कोशिश करिएगा करने की। ये भ्रूण कोश जिसके अंदर ये ध्रुवीय केंद्रक है, ये बड़ी सी कोशिका अंड कोशिका, और इसके साथ में जो 2 कोशिका थी वो सहायक कोशिका होती है, इनको प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। अगर ये ना हो तो टेंशन मत लेना, अभी 11th क्लास में इस चैप्टर में इतना डिटेल में ये नहीं बता रखा है, आगे आएगा, टेंशन मत लेना। कहीं बोलो सर समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लीजिएगा, ये चीज आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे नीट के एग्जाम के लिए, 3 से 4 बार। अभी अगर रफली भी पता लग रहा है नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में फिर से आएगा। और जब हम 12वीं कक्षा का अध्याय पढ़ेंगे ना, पुष्पे पादपों में लेंगे, वहां तो पूरा डिटेल में आएगा, A to Z चीज आपको समझ में आएगी। अभी अगर ऊपर से जा रही है नो टेंशन, अगर आपको ये एंजियोस्पर्म समझ में नहीं आ रहा नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, सोचिए टीचर आपसे कह रहा है नो प्रॉब्लम अगर समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये चीज आप कम से कम 7 से 8 बार पढ़ेंगे नीट की प्रिपरेशन में। पहली बार में अगर समझ में आ जाता अच्छी बात है, बाद में और अच्छे से समझ में आएगा। पहली बार में समझ में नहीं आता नो टेंशन, बाद में फिर से आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं रफली बता रहा हूं, इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में दे भी नहीं रखा है। ठीक है, अब क्या होएगा भैया, अब होएगा क्या, इसके बाद होएगा परागण। जो परागकोश था ना, जिसके अंदर परागकोश जो हमारा कौन था, लघु बीजाणुधानी थी, 4 कॉर्नर थे, 4 किनारे थे, उन चारों किनारों में से कहीं ना कहीं परागकण बन गए थे। उन परागकणों में 2 नर युग्मक थे, वो परागकण बाहर निकलते, वो परागकोश फटता है, परागकण निकलते हैं, ये इस तरीके से कीड़े या हवा या पानी लेकर आ जाते हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प में। अब परागकण आकर बैठेंगे किसके ऊपर, सर वर्तिकाग्र के ऊपर। मैंने कहा ठीक है, वर्तिकाग्र के ऊपर आकर जब बैठते हैं, ध्यान से सुनना, वर्तिकाग्र के ऊपर आकर जब बैठेंगे तो परागकण अंकुरित होंगे, परागकण अंकुरित होंगे, पराग नलिका निकलेगी, पराग नलिका जब निकलेगी तो कुछ इस तरीके से ये परागकण आया, परागकण के अंदर 2 नर युग्मक है, यस सर, और ये कौन है सर, ये है बीजांड। ठीक है, जिसके अंदर ये है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ठीक है सर, अब इसके अंदर ये पराग नलिका निकलेगी और ये पराग नलिका अंदर घुस जाएगी, किसके अंदर सर, इस भ्रूण कोश के अंदर। मैंने कहा ठीक है जी, अब अंदर जब घुस जाएगी तो ये क्या लेकर आएगी पराग नलिका, सर 2 नर युग्मक अंदर छोड़ देगी जी। ठीक है, भ्रूण कोश ये था हमारा, जिसमें एक बड़ी सी कोशिका, उसके साइड में 2 छोटी कोशिका, एक बड़ी सी कोशिका जिसके अंदर 2 नर युग्मक थे, और 3 कोशिका ये है। ठीक है, अब सर अंदर क्या छोड़ दिए सर हमने, ये पराग नलिका ने अंदर 2 नर युग्मक भी छोड़ दिए। ये पराग नलिका आई, क्या लेकर आ रही है, 2 नर युग्मक लेकर आ रही है और अंदर छोड़ दिए। ठीक है सर, अंदर छोड़ दिए, किसके अंदर, भ्रूण कोश के अंदर। अब 2 नर युग्मक में से एक तो इसके साथ निषेचन करेगा, यानी इसके साथ संलयन करेगा मादा युग्मक के साथ। जैसे ही करेगा तो क्या बनेगा सर, युग्मनज बनेगा, ये द्विगुणित युग्मनज बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और एक जो है एक नर युग्मक इन दोनों के साथ निषेचन करेगा, जिससे एक त्रिगुणित केंद्रक बनेगा इस कोशिका में। आप बोलेंगे त्रिगुणित कैसे, जरा सोचिए, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित और ये भी अगुणित,
कितने अगुणित? 3 अगुणित केंद्रक जब फ्यूज हो जाएंगे तो जो केंद्रक बनेगा वो क्या होएगा? त्रिगुणित होएगा। समझ में आ गया? अब ये त्रिगुणित केंद्रक जो होता है जिसको हम बोलते हैं पेन, और ये क्या बन गया सर? ये बन गया युग्मनज। अब आप मुझे बताएं कितनी बार निषेचन हुआ? सर 2 बार। भाई नर युग्मक कितने? सर 2। तो निषेचन कितनी बार हुआ? 2 बार। एक नर युग्मक किसके साथ निषेचन किया? एक नर युग्मक किसके साथ निषेचन किया? कितनी बार निषेचन हुआ? सर 2 बार। इस प्रक्रिया को बोला जाता है द्विनिषेचन। भूल मत जाइएगा, द्विनिषेचन अभिलक्षण होता है किसका? एंजियोस्पर्म का। केवल और केवल किसमें मिलता है? एंजियोस्पर्म में मिलता है। क्या? द्विनिषेचन, जिसमें 2 नर युग्मक होते हैं, एक मादा युग्मक के साथ संलयन करता है और एक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करता है, जिससे एक त्रिगुणित केंद्रक बनता है जिसका नाम होता है पेन। सर पेन क्या होता है? अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। अब क्या होगा सर? अब सर ये जो युग्मनज है इससे भ्रूण बनाना है, इसको पोषण चाहिए, और पोषण कौन देता है? भ्रूण पोष देता है, पोष। अब ये केंद्रक धमाई धम विभाजन करेगा, करता जाएगा, और जो संरचना बनेगी वो क्या बनेगी? भ्रूण पोष बनेगी। अब हम डिटेल में देखेंगे 12वीं क्लास के अध्याय में कि ये भ्रूणपोष आपके 3 प्रकार के होंगे। केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, मिश्रित भ्रूणपोष, कई प्रकार के होंगे। जिसमें नारियल का पानी देखेंगे, नारियल का पानी भ्रूणपोष होता है। कौन सा? केंद्रकीय भ्रूणपोष। नारियल की गिरी जो होती है वो भ्रूणपोष होता है। कौन सा? कोशिकीय भ्रूणपोष। तो वो सारी चीजें वहां पर आएंगी। यानी ये जो एंजियोस्पर्म जो हमने पढ़ा है ना, ये रफली पढ़ा है, बिल्कुल रफ पढ़ा है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कब? जब चैप्टर आएगा आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अभी बस एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, जो जिनके समझ में अच्छी बात है, जिनके नहीं समझ में आए टेंशन मत लीजिएगा, नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा ना वो वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही था। अब ये युग्मनज आगे भ्रूण बनाएगा, इस भ्रूण को पोषण मिल जाएगा, बीज बन जाएगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब बस इतनी सी चीज याद रखना। क्या बेटा जी? ये जो बीजांड जो है, ये बीजांड किसके अंदर है? सर अंडाशय के अंदर है। इस अंडाशय के अंदर है सर। इस अंडाशय के अंदर कौन था? बीजांड था। अब बीजांड किस में बदल जाएगा? सर बीज में। बाकी सारी संरचनाएं खत्म हो जाएगी और ये अंडाशय किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। अब फल किससे बना? सर अंडाशय से। अंडाशय किस में बदला? फल में। और अंडाशय के अंदर जो बीजांड था वो किस में बदल गया? बीज में। अब बीज किसके अंदर है? सर फल के अंदर है। जरा सोचिए, इनको हम क्या बोलेंगे? आवृत बीजीय। क्या नाम देंगे? आवृत बीजीय। बस आज के लिए इतना ही था। जितना भी पढ़ाया है सफिशिएंट है, बहुत है, काफी है। ठीक है। अगर आपको आवृत बीजी समझ में नहीं आया, मैं फिर से बोल देता हूं, लास्ट टाइम वापस से बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया, नो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आएगा 2 चैप्टर में आएगा। पुष्पीय पादपों की आकार की उस चैप्टर में भी आएगा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन उसमें भी आएगा। 2-3 बार आएगा, 2-3 बार आएगा। इतना सा अगर पढ़ा है, कुछ कुछ समझ में आया, हल्का फुल्का 0.1% भी समझ में आया ना, काफी है, काफी है। लेकिन जिम्नोस्पर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिम्नोस्पर्म बाद में नहीं आएगा। याद रखना, जिम्नोस्पर्म बाद में नहीं आएगा, जिम्नोस्पर्म इसी चैप्टर में ही आएगा। इसी के साथ बेटा जी हमने ये चैप्टर किया है समाप्त। अभी समय हुआ आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। स्त्री केसर का वो भाग जो परागकण ग्रहण कर रहा था कौन था? वर्तिका थी, अंडाशय था, वर्तिकाग्र था, ये अंड था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा। दूसरा प्रश्न, एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में, आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती? कितने किनारे थे परागकोश में? कितनी लघु बीजाणु धानियां थी परागकोश में? बताया था मैंने आपको, कितने किनारे थे? 1 था, 2 थे, 3 थे, 4 थे।
हाँ जी, कर लिया। एक आखिरी प्रश्न और, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या था? मादा जनन अंग था, नर जनन अंग था, दोनों था या कोई नहीं था? बहुत ही सिंपल प्रश्न। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। एक बार चेक कर लेते बेटा जी हमारे यहाँ पर प्रश्नों को। पहला प्रश्न था बेटा, स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है, परागण होने के बाद परागकण आकर बैठते हैं स्त्री केसर के कौन से भाग में? सबसे ऊपर कौन था? वर्तिकाग्र। ये किया था। दूसरा प्रश्न था बेटा हमारा, एक पराग कोश में कितने लघु बीजाणुधानी थे? आप बोलेंगे सर पराग कोश तो खुद लघु बीजाणुधानी था। मैंने कहा हाँ, लेकिन कितने थे? कितने लघु बीजाणुधानी थे? कितने किनारे थे? सर 4। मैंने कहा हाँ, यही नहीं बताया था? 4 किनारे नहीं दिखाए थे? बताए थे ना। तीसरा प्रश्न, पौधों में आवृत बीजी में यानी एंजियोस्पर्म में पुंकेसर कौन था? सीधा सा था। कौन? नर जनन अंग था। स्त्री केसर मादा जनन अंग था, नर जनन अंग कौन था? पुंकेसर। खत्म। तो इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो ये पढ़ेंगे बच्चों अब नेक्स्ट कक्षा से। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाय बाय।